नमस्कार। इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के बंटवारे की। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था और उस बंटवारे में, जो कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, लाखों लोग मारे गए थे। उनमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी थे और करोड़ों लोग बेघर बार हो गए थे। उस बंटवारे के दंश, उस बंटवारे की चुभन, उस बंटवारे के जख्म आज तक भर नहीं पाए हैं और उन्हें गाहे बगाहे उघाड़ा भी जाता है। उसमें नमक मिर्च भी डाली जाती है, जिससे सांप्रदायिकता फलती फूलती है। तो हम चाहते हैं कि बंटवारे के बारे में हमारी आपकी समझ थोड़ा और बेहतर बने और इसी क्रम में हम ये सिलसिला चला रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी से बातचीत का। आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का, क्योंकि अक्सर उन्हें निशाने पर रखा जाता है। भारत के विभाजन के लिए उन्हें भारत के विभाजन के अपराधियों में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू जो है बहुत लोभी थे, सत्ता के लालची थे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिन्ना को किनारे कर दिया और जिसकी वजह से जिन्ना बहुत उग्र हो गए और बंटवारे की नौबत आई। तो सवाल उठता है, ये भी उठाया जाता है कि उन्होंने इस पूरे इशू को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया और एक तरह से सरेंडर कर दिया इस मांग के सामने, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। तो आज हम देखेंगे कि ये जो नेहरू के नाम पर इतने आरोप लगाए जाते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। तो आइए चलते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी के पास, जो कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप जानते ही हैं कि इतिहास के जानकार भी हैं। प्रोफेसर पुनियानी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उनकी विचारधारा, उनके विचार इतने खुले और इतने धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, जिसमें इस तरह की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन कोई भी बड़ा नेता कभी चूक भी हो सकती है, कभी वो गलती भी कर सकता है, कभी अपनी कमजोरियों का शिकार भी हो सकता है और इसी वजह से शायद बहुत सारे आरोप उछलते हैं। अब उन आरोपों में क्या सच्चाई है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या नेहरू पर सत्ता का लोभ काबिज हो गया था, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने जिन्ना की बात नहीं सुनी, जिन्ना के साथ किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हुए। जिन्ना को अगर वो प्रधानमंत्री बनने देते तो बंटवारा नहीं होता, ये भी कहा जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? मेरे ख्याल से इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये केवल पंडित नेहरू की बदनामी के लिए इस बात को कहा जाता है और मेरी समझ में तो पंडित नेहरू की जो वैचारिकी उनकी बहुत मजबूत थी और वो विचारों से, जैसे समाजवाद के पक्ष में थे, वो देश का विकास, औद्योगिकीकरण, पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म्स, इन चीज़ों में उनकी ज़्यादा रुचि थी। और उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में देख लिया कि मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे, वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो केवल सत्ता को लेके चलना चाहते थे और इसलिए उनका आग्रह था कि एक्चुअली जब हम देखेंगे पार्टीशन की अगर आप बातें देखें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि पंडित नेहरू वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पास कराया। जब गांधी जी हिचकिचा रहे थे पूर्ण स्वराज के लिए बात करें कि नहीं करें, तो ये अपने नौजवान जोशीले जोश में कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वो उस समय अपने पिता मोतीलाल नेहरू का भी नहीं सुनते, गुरु गांधी का भी नहीं सुनते। गांधी को गांधी तो उनके गुरु थे, हमेशा गुरु रहे, पर उन्होंने कहा इस बात में उन्होंने समझौता नहीं किया। फिर दूसरा उनका जो एक बात थी कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, वो पहले उत्तर प्रदेश को देख रहे थे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब मेजॉरिटी से चुनकर आई, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई भले ही हम सत्ता में हम चुनकर नहीं आए हैं, आप हमको मिनिस्ट्री में जगह दीजिए। अब नेहरू के दो सवाल थे कि ये मुस्लिम लीग है क्या? ज़्यादातर तो ये जमावड़ा है, नवाबों का, जमींदारों का। मेरी प्रतिबद्धता गरीब किसान के प्रति है। अब ये उनकी एक मुख्य बात को आप ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि ज़्यादा मुसलमान तो ये कांग्रेस के साथ है, तो इनको मैं मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों मानूं? ये इनकी एक, अब इसको आप जिस प्रकार से लें वो आपके ऊपर है, पर मुझे तो लगता है कि नेहरू का ये निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो खड़ी थी
वो ब्रिटिश के समर्थन से खड़ी थी। उसमें इस प्रकार का जन समर्थन का आधार नहीं था। देखिए, दो चीजें होती है पार्टी की, एक तो भाई जनता की एस्पिरेशंस की मांग को सामने रखती है। इसे मुस्लिम लीग किसकी एस्पिरेशंस को रख रही थी? वो मुस्लिम नवाबों और उनकी बात कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार मुझे याद है कि एक मुस्लिम लीग की 1937 की हार के बाद एक उनके लीडर ने ये भी कहा कि आपको चुनकर कौन देगा, आपको चुनकर कौन देगा, आप तो यहाँ के गरीब और गरीब मुसलमानों के मुद्दों की बात ही नहीं करते, तो आप चुनकर कैसे आ सकते। पर खैर, उन्होंने इस बात को भी दरकिनार कर दिया। तो नेहरू का एक ही था। दूसरा एक था कि नेहरू ने एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया था, वो था मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। बिपिन चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, मुस्लिम क्षेत्रों में जाएंगे, मुसलमानों से बात करेंगे और उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो कांग्रेस है ये किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है और उनके खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो पूरी तौर से गलत है। खैर, किसी कारण से मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नहीं हो सका, जिसके कारण शायद मुस्लिम लीग को बढ़ोतरी बाद में मिली। अब तीसरी बात यह है कि तीसरा जो नेहरू पे दोष लगाया जा सकता है, और वो लगाया जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस का, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद जब नेहरू अध्यक्ष बने तो नेहरू ने कहा कि भाई ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसको पूरा पूरा हम नहीं मानते। इसकी एक जो बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पे हम टिकते हैं और बाकी निर्णय हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे छोड़ देते हैं। तो एक सेंस में नेहरू ने जो एक कदम आगे लिया था, कैबिनेट मिशन प्लान को जो एक्सेप्ट किया था, उससे वो पीछे हटे। यहाँ उन पे कुछ लोग दोषारोपण कर सकते हैं, पर उनका कारण बहुत क्लियर था। कारण क्लियर क्या था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो देश को दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम 3 ग्रुप्स के राज्यों को बांटता था और राज्यों को उसमें अधिकार था कि अब जब चाहें अलग हो जाओ, जब चाहें आप अपना ये करो और पूरी नीतियां आप बनाइए। अब नेहरू के पीछे जो सोच था, समाजवादी सोच उस समय यानी रशिया का प्रभाव था। रशिया की पूरी आलोचना जितनी करें वो अलग बात है, पर जो एक सकारात्मक बात ये थी कि आम लोगों की समस्याओं के बारे में सोचना, वो मजदूरों की समस्याएं हों, किसानों की समस्या हों, तो उसके चलते नेहरू को लगा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान में हम उस प्रकार का भारत नहीं बना सकते जिसमें आम लोगों को फायदा हुआ। तो ये एक नेहरू का दोष यहीं एक पकड़ा जा सकता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस से पीछे हट गए। अब तीसरा आपको बताता हूँ थोड़े नेहरू, लेकिन इसमें एक सवाल है इसमें जो नेहरू पीछे हट गए उसका पार्टीशन पर क्या असर पड़ा? पार्टीशन की पॉलिटिक्स पर किस तरह से असर पड़ा? पार्टीशन के पॉलिटिक्स पे डेफिनेटली असर पड़ा। असर ये पड़ा कि इसके बाद जिन्ना ने कहा कि मैं कांग्रेस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता और पाकिस्तान की मांग से कम मैं कुछ सेटल नहीं करूंगा। ये उसमें बात सही है। तो ये उसमें नेहरू का ये था। और तीसरा ये था कि जहाँ तक फिर जब लॉर्ड वेवेल के जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा कि भारत का पार्टीशन हो जाना चाहिए। उसके में और गांधी की चर्चा करते समय हम बात करेंगे कि सरदार पटेल उस समय इस कंक्लूजन पे क्यों आ गए थे। एक तो कम्युनल वायलेंस बहुत बढ़ गया था, दूसरा ये जो अलग अलग राज्यों की अलग परिस्थिति, तीसरा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करना मुश्किल था। ये 3 मुख्य कारण थे जिसके कारण सरदार पटेल इस निष्कर्ष पर आ चुके थे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश को चलाना मुश्किल है। तो लॉर्ड यहाँ मैं सरदार पटेल का एक कोट शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, इफ इंडिया इज टू रिमेन यूनाइटेड इट मस्ट बी डिवाइडेड। और ये नेहरू के पहले वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। तो जो लोग सरदार पटेल के बारे में ये कहते हैं कि वो नेहरू के अलग से, नेहरू से विपरीत थे और उनको अपनी आइडियोलॉजी के करीब लगते हैं, उनके लिए ये है कि सरदार पटेल पहले निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि भारत अब डिवाइड हो जाना चाहिए, पाकिस्तान बन जाना चाहिए। जी, आप कुछ बोलते हैं। ये बात पर मैं पूरा आपसे सहमत हूँ और सरदार पटेल का इस निष्कर्ष पर आना भी बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए कि सभी चीज़ों को तो गांधी कंट्रोल नहीं कर सकते थे
अब जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, याद करिए, सांप्रदायिक दंगों का कारण भी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू सांप्रदायिकता ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, और ये सांप्रदायिक दंगे वो कारण थे जिसके कारण सरदार पटेल ने कहा मैं गांधी को मना लूंगा, मैं गांधी को कहूंगा कि वे पार्टीशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और आप जो पत्र का उल्लेख कर रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। और जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव रखा तो सरदार पटेल इस नतीजे पर आ गए थे। और उस समय नेहरू विक्षिप्त थे, विक्षिप्त यानी उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, और वो काफी इस पे सोचते रहे और बहुत बाद में आके वो इस नतीजे पर आए कि भारत का पार्टीशन हो सकता है, भारत का पार्टीशन का रास्ता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग आज सरदार पटेल की मूर्तियां बना रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि विभाजन के लिए सरदार पटेल सबसे पहले सहमत हुए थे और नेहरू को उस सहमति पर लाने में और भी वक्त लगा था। तो खैर उनका तो एक अलग है, तो इसलिए मैं नेहरू को बिल्कुल दोषी नहीं मानता, क्योंकि एक जो देश बन रहा है उसकी विचारधारा बहुत ज़रूरी होती है। आप देश किस आधार पे बना रहे हैं, आप धर्म के आधार पे देश बना रहे हैं या आप लोगों के विकास के लिए देश बना रहे हैं, उस आधार पे जो नेहरू की सोच थी वो बिल्कुल सही थी। जी, और नेहरू को अलग करके नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का सोच जो था उस समय वो इसी तरह का था। जब CWC में प्रस्ताव आया था इसके बाबत, तो राजेंद्र प्रसाद और गोविंद वल्लभ पंत ने भी इसके पक्ष में वोट किया था कि डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। और हम गोविंद वल्लभ पंत को जानते ही हैं कि वो दक्षिणपंथी थे, राजेंद्र प्रसाद भी उस तरफ का झुकाव रखते थे। और इसी तरह पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेता भी थे जो हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। तो ये कांग्रेस के अंदर बहुतायत ये इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अब पार्टीशन इनएविटेबल है, अब वो करना ही पड़ेगा। जी, तो ये उसमें पार्टीशन इनएविटेबल है। जब नेहरू इस बात पर आ गए तो फिर बाद में तो खैर वो टेक्निकल मामला था, तारीख क्या होगी, बाउंड्री क्या होगी, वो बाउंड्री के लिए फिर उन्होंने वो जो कमीशन किया उन लोग, रेडक्लिफ कमीशन, रेडक्लिफ लाइन वगैरह, वो उसके आधार पे। तो नेहरू पर तो ऐसा है कि आज तो ऐसा है कि किसी बड़े नेता को खांसी भी आ गई तो उसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इसलिए तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे केंद्रीय प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वो गांधी और नेहरू का जोड़, मतलब बाकी नेता भी उनके साथ थे, इसीलिए तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में वो थे। पर इनकी जो विचारधारा का अगर आप मीन निकालें तो भारतीय राष्ट्रवाद का पूरा प्रतिनिधित्व वो करता है। जी, एक जो अक्सर आरोप लगाया जाता है कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वो सत्ता के लोभी थे। बल्कि मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, इस तरह के पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने बाकायदा उनको प्रमोट किया, गांधी के करीब ले गए, उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनवाया गया। ये तमाम तरह के जो झूठी चीजें हैं, फेक चीजें हैं, मनगढ़ंत चीजें हैं, वो फैलाई जा रही हैं। सत्ता का लोभी नेहरू को मानना कहाँ तक थी? देखिए, आप लोगों को तैयारी करके कैम्ब्रिज भेज सकते हैं, हैरो भेज सकते हैं, अमेरिका स्टडी करने के लिए भेज सकते हैं, पर आप किसी को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सकते कि आप इस आंदोलन में कूदो, आपको 14 साल की जेल होगी, 12 साल की जेल होगी, आपकी फैमिली लाइफ नहीं रहेगी, आपकी पत्नी की डेथ हो जाएगी, उसके वियोग में भी आप रहिए, आपकी बेटी का क्या हो रहा है उसके भी इसमें रहिए। इसके लिए कोई बाप अपने संतान को तैयार नहीं कर सकता। ये मेरी एक सोच है। और नेहरू का जहाँ तक सत्ता का सवाल है, आप देखिए नेहरू का एक्सपोजर क्या था उस समय दुनिया में। जो भी समाजवादी सोच के लोग थे, समाजवाद से आप उस प्रकार का स्टालिनिस्ट का मेरा कोई संबंध नहीं है। समाजवाद से मेरा संबंध जो गरीब मजदूर, गरीब किसान, आम लोगों की समस्याओं को हल करने की बात करता है, मैं उस अर्थ में समाजवाद को ले रहा हूँ। और नेहरू मेरे ख्याल से जो उस समय इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट्स थे उनसे भी जुड़े हुए थे। अब इसके लिए इतनी सब तकलीफ लेने के लिए मोतीलाल नेहरू या कोई भी बाप दुनिया का अपने बेटे बेटी को इस प्रकार से तैयार नहीं कर सकता। ये उनकी एक प्रतिबद्धता थी, उनकी प्रतिबद्धता जो कई लोगों में आती है। कई लोग अब जैसे
अब आप बताइए, गांधी को किसने तैयार किया इस प्रकार का त्याग करने के लिए? इस प्रकार की नीतियां उठाइए कि जिससे आपकी छाती को 3 गोलियां छेद के चली जाए, ये तो नहीं होता है। आपकी ये प्रतिबद्धता का सवाल है। आप अगर प्रतिबद्ध होंगे तो आप इस प्रकार का काम करेंगे। और नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी लोकप्रियता। ये आप भूल रहे हैं। जब महात्मा गांधी ने भी ये निर्णय लिया, तो एक मजेदार मीटिंग की चर्चा मैं आपको यहीं कर देता हूँ। एक बार बंबई में एक पब्लिक मीटिंग में नेहरू थे, सरदार पटेल थे, उसका मैंने हवाला अपने किसी लेख में दिया है। तो एक विदेशी पत्रकार जब मीटिंग चल रही है तो सरदार पटेल के पास आते हैं, उनको बोलते हैं आप कितने लोकप्रिय हैं, इतने लोग आपको सुनने आए हैं। तो सरदार पटेल बड़ी ईमानदारी से जवाब देते हैं, ये लोग मुझे सुनने नहीं आए, मुझे देखने नहीं आए, ये जवाहर को देखने आए हैं। यानी उनका जो वक्तृत्व, और वक्तृत्व यानी खाली वक्तृत्व नहीं था, उसके पीछे एक विचार था जो देश उनका, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बोलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या कोई भी किताब लिखना या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कोई एक मजाक का खेल नहीं होता। ये तो आपके अंदर कुछ होता है कि आप समाज के लिए सोचते हैं, तो ये सब चीजें निकलती हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से, और उस समय तो बहुत ही स्वाभाविक नेता बने थे जवाहरलाल नेहरू, और ये पटेल भी एक्सेप्ट करते थे। और उस कद का, उस समझदारी का, उतने एक्सपोजर वाला कोई और नेता था भी नहीं, कांग्रेस में ही नहीं, किसी और पार्टी या किसी और संगठन में नहीं था। तो ये नेहरू को बदनाम करने के लिए आप झूठे तर्क गढ़ते रहे, बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि उस समय नेहरू एक महान नेता बन चुके थे और भारत का नेतृत्व करने के मामले में उनका कोई प्रतियोगी नहीं था, और ये पटेल ने भी स्वीकार किया था। जी सही, मैं आपसे तो कुल मिलाकर हम ये इस एपिसोड को यहाँ खत्म कर सकते हैं कि नेहरू पर जो तोहमतें लगाई जाती हैं उनमें कोई दम नहीं है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखिए, और जो सांप्रदायिक सोच मुस्लिम लीग का था, उससे लड़ने का जो मादा था, जो वैचारिक तैयारी थी, वो नेहरू में दिखती है। और उस समय इन परिस्थितियों में एक यही फैसला सबको मुफीद लग रहा था, चाहे कोई भी नेता हो नेहरू से अलग थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे, ताकि ये जो भ्रम फैलाए गए हैं उनको तोड़ने में सहायता मिले। और अगर आपको नेहरू के संबंध में और कुछ जानना है पार्टीशन के मुताल्लिक, उनकी भूमिका को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में उसे दर्ज कराइए, ताकि हम आने वाली कड़ियों में उन पर चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका, और नमस्कार आप दर्शकों का भी धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।